ओम शांति। इग्नाइट द यूथ, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत के गौरवशाली इतिहास तथा वर्तमान परिदृश्य एवं युवाओं की भूमिका। अगर हम देखते हैं कि ये वो देश है जिसे दुनिया का सबसे अधिक यूथ यानी कि युवाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, युवाओं का देश है। और इस देश में जब भी हम बात करेंगे युवाओं की, तो हमारा दो प्रकार से लक्ष्य रहता है। एक तो युवाओं की शक्ति आंतरिक रूप से जागृत हो जाए और वो उसे सही मार्ग पर यूज कर सके, और दूसरी बात कि वो शक्तियां देश के काम आए। और इसलिए आज हम पहले चैप्टर में भारत के महान वैभवों की बात करेंगे। ऐसा वो देश कि जिसके आगे आज भले अनेक चुनौतियां दिखाई दे रही है, परंतु सदियों से अनेक चुनौतियों को जिसने हंसते हंसते पार किया है। और ऐसे देश के आगे हम सभी युवाओं को कैसे उनकी सेवा करनी है। सबसे पहले देखेंगे भारत का भव्य अतीत। अनेक बार आपने सुना ही है, परंतु एक नजर डालते हैं हम किस देश में रहते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन पहली सभ्यता भारत में विकसित हुई थी। जब दुनिया में लोग जीवन को नहीं जानते थे, तब भारत में सभ्यता विकसित हुई थी। सन 2700 ईस्वी सन पूर्व में हड़प्पा संस्कृति यहाँ पर विद्यमान थी, और उनके अवशेषों से ये भी पता चलता है कि वो कितनी विकसित थी। सिंधु और मोहनजोदड़ो की संस्कृति की जड़ें भी भारत से ही जुड़ी थी, और भारत से ही अनेक ऐसे विशेष आज भी चीजें मिल रही है, यादगारें मिल रही है, जिससे पता चलता है कि देश उस वक्त भी कितना भव्य रहा होगा। विश्व का सबसे प्राचीन शब्द ओम भारत की देन है, और किसी ने तो ये भी कहा है कि सुलार से निकलने वाली ध्वनि भी ओम से मैच करती है। आइंस्टीन ने भी कहा है कि हम भारत के ऋणी हैं, क्योंकि भारत ने ही संस्कृति और सभ्यता सिखाई है। ये संस्कृति और सभ्यता की जननी है। जब सभी देश पिछड़े हुए थे, तभी भारत एक समृद्ध राष्ट्र था, ये इतिहास बताता है। यहाँ पर विश्वविद्यालय होते थे, शिक्षा होती थी, यहाँ पर गुरुकुल होते थे, यहाँ पे राजाओं के पास उच्च कोटि के शस्त्र होते थे, सेनाओं का एक सुंदर संगठन होता था, उनके पास वास्तु, शिल्प, स्थापत्य, कला, नृत्य, संगीत ऐसी अनेक विधाओं में दक्ष ऐसे नागरिक हुआ करते थे। 18वीं शताब्दी में भी विश्व के उत्पाद में 18% और विश्व के अनेक प्रकार के व्यापार में 19% हिस्सा सिर्फ भारत का हुआ करता था, जबकि उस वक्त इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप ये सभी अस्तित्व में भी नहीं थे। तब भारत की ये स्थिति थी। सन 712 में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। तब से मुगलों, अंग्रेजों सब ने भारत के वैभवों को लूटा, परंतु वो जो इकबाल जी ने कहा है ना, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है फिर भी नामो निशा हमारा। कुछ खास है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बातें भारत के युवाओं को जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम बहुत बार भारत को विदेशियों की तरह ही कुछ पिछड़ा हुआ देश मान लेते हैं, कुछ यहाँ हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी ऐसा मान लेते हैं। और मैं आगे इसमें स्पष्ट करने जा रही हूँ कि भारत के कितने युवा पलायन करके विदेशों में चले जाते हैं, उनकी टैलेंट भारत में यूज नहीं हो पाती है। इसलिए भारत की महानता को पहले हम युवाओं को बताना चाहते हैं। विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला भारत में थी, सन 700 पूर्व में थी। 10,500 विद्यार्थी उसमें पढ़ते थे।
और 60 से भी अधिक विषय जहाँ पढ़ाए जाते थे। तो आज भी यूनिवर्सिटीज की जो स्थिति हम देखते हैं, तो तब इतने पूर्व में भी भारत में कितनी विधाएं सिखाई जाती थी। चौथी शताब्दी में नालंदा विद्यापीठ अस्तित्व में आई, जो भव्य थी, अति आधुनिक थी, और वो भी भारत की देन थी। विश्व भर को शून्य की देन भारत ने दी है। भारत के आर्यभट्ट ने ये खोज की। पाइथागोरस जो प्रमेय का सिद्धांत है, हालांकि उस पे बहुत लोगों ने दावा किया, परंतु ये मूल रूप से भारत ने संसार को दिया है। महान गणितज्ञ रामानुजन ने विश्व को 3542 गणित के सूत्र दिए, जिसके आधार पे न जाने आज कितनी ही खोजे उसको बेस बनाकर हुई होगी। 11वीं शताब्दी में भारत के सिद्धार्थ आचार्य ने भौमिति के सिद्धांत दिए, जिसके आधार पे आज विश्व के कितने ही नक्शे बन रहे हैं, न जाने कितने ही प्लानिंग हो रही है। वायरलेस कम्युनिकेशन भारत की देन है। सर्वप्रथम जगदीश चंद्र बोस ने भारत में इसका पहला प्रयोग करके उसे जनसाधारण के लिए स्थापित किया। गणना, गिनती दुनिया को भारत ने सिखाई है। दशमलव का ज्ञान, संख्या का विभाजन, संख्या को सूक्ष्म संख्याओं में बांटना, ये भी भारत के ही प्राचीन वैज्ञानिकों की खोज है। आज भी कंप्यूटर के लिए भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत को सबसे ज्यादा सुगम माना जाता है। तो भाइयों बहनों, ये विचार करने वाली बात है कि आज हम उस संस्कृत से भले थोड़ा सा अपने आप को दूर रखते हैं, परंतु विदेश में अनेक देशों में आज बच्चे संस्कृत सीख रहे हैं, क्योंकि संस्कृत बहुत ही सुगम है और साथ ही इतनी अर्थपूर्ण है, इतना विशाल उसका ग्रामर है और कंप्यूटर के लिए भी सुगम है। तब भला हमें भी इस पर गौर करना चाहिए। विश्व का फर्स्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन भारत का आयुर्वेद था। आयुर्वेद से पहले दुनिया में कोई चिकित्सा पद्धति नहीं थी, और धन्वंतरी के द्वारा आयुर्वेद की जो देन दुनिया को मिली है, आज भी इस महामारी के दौर में भी उसी आयुर्वेद के आधारित बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो आज हम सबको भी काम आ रही है, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। बड़ी नेचुरल तरीके से आयुर्वेद ने हमें संसार में जीने के लिए संसाधन के रूप में दवाई भी दी है। विश्व की पहली सर्जरी भी भारत में हुई सुश्रुत के द्वारा, जो कि आज भी कई देशों में यूनिवर्सिटीज के बाहर उनको विशेष रूप से उनका स्कल्पचर बनाकर उन्हें याद किया जाता है। उन्हें वो बात की गौरव होती है कि ये भी एक हमारे सर्जरी के प्रथम प्रेरक रहे, प्रेरणादाता रहे। भारत में शस्त्र कला ईस्वी सन पूर्व 200 में विकसित थी, यानी कि युद्ध में विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग और वो हथियारों को बनाना, उसके बनाने वालों का अस्तित्व भारत में था। 5000 वर्ष पहले से भारत का योग प्रचलित है, जो आज भी पिछले 2015 के साल से विश्व भर में भी प्रचलित हुआ है, और हम 21 जून को योगा दिन भी मनाने लगे हैं। ये भी भारत की तरफ से जो प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में मिला, और उसे हाथों हाथ दुनिया के सैकड़ों कंट्रीज ने लिया, और वो आज बड़ी रुचि से इसे स्वास्थ्यवर्धक मानते हुए मानसिक शांति के लिए करते रहे हैं। जो प्राचीन वैद्य हमारे सुश्रुत जी थे, उन्होंने ही मोतिया बिंदु और सर्जिकल अनेक प्रकार की सर्जरी और जो स्टोन की सर्जरी, पथरी के ऑपरेशंस, ये भी भारत में उस समय किए थे। अब सोचिए, जो बहुत ही एडवांस सर्जरी में माना जाता है, उसे भी भारत के वैद्यों ने बहुत पहले शुरू किया था। एनेस्थेशिया, जिसके आधार पर ही सारी सर्जरी संभव है, वो भी भारत की खोज है, जिससे आज देश दुनिया के खेत खलिहान हरियाली और खुशहाली पाते हैं। वो सिंचाई की पद्धति भारत से शुरू हुई। भारत के सौराष्ट्र में पहला विश्व का डैम बना, जिसके बाद उस पानी से सिंचाई होने लगी। भारत ने हर धर्म और संस्कृति को शरण दी, इसलिए बहुत से लोग यहाँ पर आते रहे।
और भारत की प्रथम धर्म संसद, विश्व की प्रथम धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति क्या है, कैसे वो सबका बेस है और क्या उसकी गरिमा है, उससे परिचित करवाया और सबको प्रभावित किया। पिछले 2000 साल में रिकॉर्ड है कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। इतनी बड़ी आबादी और फिर भी इतनी विभिन्नताएं, इतनी भाषाएं यहाँ बोली जाती है, इतने धर्म और इतने प्रकार की बोलियां, उसके बावजूद भी एक संगठित रूप में देश हमारा काम कर रहा है। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। यहाँ पर ही सभी जानते हैं कि 300 वर्ष तक ब्रिटिश साम्राज्य रहा, भारत को गुलाम करके रखा था, परंतु फिर भी उसी गुलामी की बेड़ियों में से ही भारत के उस समय के युवाओं ने संगठित होकर बहुत मेहनत कर देश प्रेम का जज्बा जगाया और 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद करवाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी विश्व के एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने सबसे पहले अहिंसक तरीके से आंदोलन करने की प्रेरणा दी और देश को भी अहिंसक तरीके से आजाद दिलाने का कार्य किया। भारत के युवा किसानों ने 1964 से 68 के 4 वर्षों के अंतराल में हरित क्रांति लाकर एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि हम कितने कर्मठ हैं, हम जो ठान लेते हैं वो कैसे कर पाते हैं। और अन्न के क्षेत्र में जो आजादी के बाद में हमारी पराधीनता थी, हमें विदेशों से अन्न की आयात करनी पड़ती थी, परंतु हम इस हरित क्रांति के बाद में देश स्वनिर्भर बना, हमारा अन्न उत्पादन हम खुद करने लगे। इसी प्रकार डॉक्टर कुरियन के प्रयास से भारत में श्वेत क्रांति भी आई और आज भारत विश्व के अंदर दूध उत्पादन करके उसका निर्यात करने वाला देश बना है। भारत को सर्वप्रथम 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य रचना के कारण पहला नोबेल पुरस्कार मिला। 1936 में सीवी रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल, 1968 में हरगोविंद खुराना को विज्ञान में नोबेल प्राइज, 1979 में मदर टेरेसा, भले वो मूल रूप से इंडियन नहीं थी परंतु भारत के ही आंचल में सेवाएं करते उन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार पाया। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को और 1993 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी जी को भी शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से, वो भी भारत के ही थे, उनको भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा भारत दुनिया में गन्ना और फल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, चावल और सब्जी के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले आईटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा भारत के युवाओं का दबदबा है, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, कोई भी यूरोप कंट्रीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, परंतु भारत के युवाओं ने आईटी क्षेत्र में अपना दम दिखाया है। सॉफ्टवेयर के अंदर अरबों रुपयों का निर्यात भारत कर रहा है। इसी प्रकार प्लेटिनम चिप और हॉटमेल, जो कि सबसे पहले अस्तित्व में आई मेल पद्धति, उसकी भी देन भारत के कारण मिली है। पिछले दशक में भारत में अरबपतियों की भी संख्या कई गुना बढ़ गई है और इसलिए आज दुनिया के अरबपतियों की सूची में भी भारत के भी कईयों के नाम धीरे धीरे सम्मिलित हो गए हैं। भारतीय रेल, अगर रेल की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने वाला एक सिंगल उपक्रम अगर कोई है तो भारतीय रेल है। भारत के छात्रों ने नासा में, अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया है। अबाउट 27% जितने इंजीनियर्स नासा में भारतीय है। पोखरण परमाणु विस्फोट करके देश ने यह भी साबित किया है कि देश का स्वाभिमान कितना ऊंचा है और हर मोर्चे पर देश अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। विश्व का सबसे युवा देश भारत है। कुल आबादी का 18% विश्व में युवा का है,
परंतु भारत की कुल आबादी में लगभग 68% यूथ है, यानी कि देश सबसे ज्यादा युवा लोगों से भरा हुआ है। सन 2030 तक विश्व के अन्य विकासशील या विकसित देशों की बात करें तो उनकी तुलना में भारत में यूथ का परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ेगा, जबकि अमेरिका हो या यूरोप कंट्रीज हो या चाइना हो, वहां पर अगर देखा जाए तो युवा की संख्या 2030 तक और कम होती जाएगी, जिस हिसाब से जनसंख्या वहां पर बढ़ रही है या कम हो रही है। शतरंज, टेनिस, क्रिकेट और मुक्केबाजी में भारत के युवाओं ने विश्व स्तर का प्रदर्शन किया। हम सभी जानते हैं कि अभी ओलंपिक हो या एशियन गेम्स हो, भारत का दबदबा खिलाड़ियों के माध्यम से हमेशा रहता है। भारत की ही एक और विशेषता है, यहाँ परिवारवाद है, और परिवार एक ऐसी संस्था है जहाँ सभी मिलके रहते हैं, मिलके बचत करते हैं और तकलीफ में एक दूसरे के काम आते हैं, और इसी बात के कारण अनेक मुसीबतें हमारे आगे झुक जाती है। इसी प्रकार भारत की परंपरागत खेती और गृह उद्योगों ने विश्व के मंदी के समय में भी देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। ये दुनिया ने माना कि जिन भी देशों के पास अपने गृह उद्योग है, अपना मार्केट है और अपने ही तौर तरीके से धन उपार्जन करते हैं, उनको वैश्विक मंदी का, वर्ल्ड रिसेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अब इन सारे अतीत की बातों को जानने के बाद जरा सा हम भारत के वर्तमान पर नजर डालें। भारत का वर्तमान, जहां पर अगर सबसे पहली बात करें तो शिक्षा की, 700 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है देश में, परंतु उच्च शिक्षा में युवाओं का प्रतिशत फिर भी बहुत कम है। जहां विकसित देशों में 30% यूथ उच्च शिक्षा तक पहुंचते हैं, वहां भारत में 10% है। इसलिए देश के युवाओं को उच्च शिक्षा की प्राप्ति कहीं ना कहीं कोई न कोई कारणों से कम हो रही है, जो एक विचारणीय प्रश्न है। दुनिया की प्रथम 200 यूनिवर्सिटी जो स्टैंडर्ड मानी गई है, उसमें 2/3 विश्वविद्यालय जो है वो औसत गुणवत्ता से नीचे है, और भारत की मात्र 1 या 2 ही टॉप की यूनिवर्सिटी में शामिल हो सकी है, ऐसी यूनिवर्सिटी है। यानी कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और अधिक मजबूत करने की जरूरत है, तो शायद हमारे युवाओं को और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। भारत के प्राइमरी शिक्षा को भी और मजबूत करने की जरूरत है, और भारत के प्राइमरी टीचर्स की जो कमी है उसे पूरा करने की जरूरत है। 28% स्कूल तो देश में ऐसे हैं जहां पर एक टीचर के भरोसे शिक्षा है, और ये एक बहुत बड़ा हमारा ड्रॉबैक है कि जहाँ 4 से 5 कक्षाएं पढ़ती है और केवल एक टीचर सभी विषयों को पढ़ाता है, तो वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का लेवल हम क्या मान सकते हैं, और वो कैसे अपने आप को उच्च भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। एक और ड्रॉबैक ये भी है कि भारत के ज्यादातर परिवार जो धनिक है, संपन्न है, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे, या तो वो बच्चे स्वयं भी उच्च शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए विदेश जाना चाहते हैं। और ऐसे एक दो की बात नहीं, 80,000 से ज्यादा परिवार अपने बच्चों को प्रति वर्ष विदेश भेज देते हैं, और विदेश के अंदर जाने वाले युवाओं की संख्या देखें तो प्रति वर्ष लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में स्टूडेंट्स, यानी हमारे देश का बुद्धिमान वर्ग, युवा विदेश गमन कर देता है। और ये पलायन टेम्पररी नहीं होता, अधिकतर युवा उसके बाद भी अच्छे पैकेज के आकर्षण में और डॉलर के आकर्षण में कहीं ना कहीं वहां पर ही अपने आप को बसा लेते हैं, और अपने देश के प्रति वो अपना ऋण नहीं उतारते हैं। ये एक बहुत बड़ा भारत देश के लिए मैं समझती हूँ कि विचारणीय प्रश्न है। भारत में हर साल पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रहा है, और ये पॉपुलेशन का बढ़ना, आज भी 11 जुलाई है और विश्व जनसंख्या दिवस है, तो प्रति वर्ष भारत में एक ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी ऐड हो जाती है। देश जब आजाद हुआ
तो देश में 35 करोड़ के करीब जनसंख्या थी, लेकिन आज 135 करोड़ को हम पार कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही विचारणीय बात है कि संसाधन सीमित होते जाते हैं, परंतु जनसंख्या यानी उसके उपभोगकर्ता दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। तो देश में कहीं ना कहीं इस कारण से भी हम जैसा विकास चाहते हैं, जितना उच्च वैभव देखना चाहते हैं देश का, वो वर्तमान में हम नहीं देख पा रहे हैं। भारत में 35 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजादी के 70 से ज्यादा वर्षों के बाद भी भारत का हर बच्चा आज शिक्षित नहीं है। साक्षरता दर 60% या उससे थोड़ी अधिक ज्यादा बड़ी होगी, परंतु अपनी जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके सामने ये साक्षरता दर भी बहुत कम है। स्वच्छता और स्वास्थ्य जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसमें भी देश अभी तक पिछड़ा हुआ है। हालांकि पिछले 10 दशक में इस पर काफी हद तक काम शुरू हुआ और हमें अच्छा लगता है कि चारों ओर एक स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस क्रिएट हुई है। परंतु युवाओं को इसे और आगे बढ़ाने की मुहिम को लेना पड़ेगा। विश्व की आबादी का छठा हिस्सा भारत की आबादी है, परंतु विश्व के टोटल कुपोषित या गरीब लोगों का 33% भारत में है। यानी कि विश्व से कहीं अधिक गरीबी और कुपोषण का शिकार भारत की एक बहुत बड़ी जनता है, उनका हिस्सा है। आज भी हमारे देश में 50% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। यानी कि वो न तो पूरी शिक्षा, न पूरी अपनी समझदारी प्राप्त करती है जब तक तो वो शादी के बंधन में बंध जाती है, और वो कहीं ना कहीं अपनी कैरियर या देश के उपयोगी काम नहीं कर पाती है। भारत के युवाओं में तेजी से एड्स और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इस पर हमें इस सीरीज के माध्यम से और भी बातें करनी है कि युवाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हम क्या करें, क्योंकि देश अगर इसी प्रकार युवा धन को स्वास्थ्य लाभ के मामले में पिछड़ता हुआ देखेगा तो कैसे हम उज्जवल भविष्य की कल्पना कर पाएंगे। भारत के 30 करोड़ लोग वर्तमान समय में व्यसनों के शिकार है। मैं समझती हूँ इससे भी ज्यादा आंकड़ा होगा, जिसमें लगभग 70% तो युवा है। यानी कि हमारा एक बहुत बड़ा युवा वर्ग कोई ना कोई व्यसन का आदी है, जिससे वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पिछड़ता है और गिरता है। उसका लाभ समाज को नहीं मिल पाता है, वो स्वयं अपने जीवन का लाभ नहीं ले पाता। इसलिए भी युवाओं के बीच में जागरूकता की बहुत बहुत आवश्यकता है कि जो वर्तमान समय हमें करनी होगी। प्रतिवर्ष भारत में 11 लाख जितने लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं, जिसमें से 80% 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। आप सोचिए कि कहीं ना कहीं हमारी मानसिक अवस्था, जिसमें हम तनाव से गुजर रहे हैं, चाहे वो तनाव आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक या संबंधों का भी हो सकता है, परंतु अगर हमारे देश के युवाओं की ये स्थिति रही कि वो जीवन को समाप्त करने वाले नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं, तब फिर हमें उज्जवल भविष्य की कल्पना करना मुश्किल है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं एक कलंक के रूप में हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी घटनाएं किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती, और वहाँ सुरक्षित और महफूज जब कोई व्यक्ति ना महसूस करे खुद को, तो कदाचित वहाँ परिवर्तन की जरूरत है। ये वो देश है जहाँ नारियों की पूजा होती, देवियों की पूजा होती है, परंतु दूसरी ओर अगर इस तरह से स्त्रियों का, महिलाओं का, बच्चियों का किसी भी प्रकार से शोषण होना कतई अच्छी बात नहीं है। हमें इस पर भी युवाओं को जागृत करना है। भारत में जो मेल फीमेल रेशियो है, वहां पर भी आज भी 1000 लड़कों के सामने लगभग 926 लड़कियां पैदा होती है। यानी कि अभी तक भी ये लेवल समान नहीं हो पाया है। भारत में एक बहुत बड़ी विडंबना है, जातिवाद और वंशवाद नाम के दो दूषण है।
और इसने हमारे देश में बहुत सारी व्यवस्थाओं को चरमरा दिया है। हम जातिवाद के बाद आरक्षण की और भी बात करते हैं तो इसके कारण भी योग्यताओं को मौका नहीं मिलता है। वंशवाद भी ऐसा ही एक दूषण है जो आज भी मौजूद है। इसी प्रकार विकास के नाम पर हमने बहुत सारे वन और पर्यावरण का भी नाश कर दिया है। दुनिया में ये प्रचलित है कि मानव की जितनी आबादी है उसके सामने लगभग 10 से 15% वन होने चाहिए, वृक्ष होने चाहिए, परंतु हमारे देश में वो प्रतिशत बहुत कम है और वो घटता जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हम शुद्ध ऑक्सीजन जहाँ से प्राप्त करते हैं और भी अनेक प्रकार की जहाँ से हमें फल फूल अनेक ऐसी प्राप्तियां होती है, वो वन अगर हम नष्ट कर देंगे तो हमारा तो जीवन ही खतरे में आएगा। ये बात पर भी युवाओं को जागृत होना पड़ेगा। महंगाई और सांप्रदायिक दंगे ये भी देश के विकास में बहुत बड़े बाधा रूप बनते रहते हैं, जो आए दिन हम अखबारों में सुनते हैं। एक और भी ट्रेंड है हमारे देश में कि गांव से सभी का पलायन शहरों की तरफ होता है और इसके कारण गांव तो खाली पड़े रहते हैं और शहरों में बहुत ही आबादी का घनत्व होता है और वो डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि जब भी कोई महामारी फैलती है या कई प्रकार की जीवन जरूरत की चीजें भी महंगी होती है और उसमें बहुत लोग त्रस्त हो जाते हैं। हालांकि रोजगार के अवसर शहरों में अधिक होते हैं, परंतु उसके सामने जीवन का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। तो ये भी एक सोचने की बात है। भारत में कई आपराधिक संगठन सक्रिय रूप से अभी भी काम करते हैं, जो समय प्रति समय हमारी फोर्स को उनका सामना करना पड़ता है। वो कई सारी हमारी रिसोर्सिस को समाप्त करते हैं और वो मुख्य धारा में नहीं आते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं देश आगे नहीं बढ़ पाता है। भारत की जेलों में अनेक कैदी है, जिसमें एक आंकड़ा बताता है कि 2 लाख से अधिक तो युवा है जो जेल में बैठे हैं। और ये दुख की बात है कि अपराध जगत की तरफ युवाओं का मुड़ जाना और उसमें भी उससे उनका जो जीवन है वो कितना व्यर्थ चला जाता है और वो देश के दुनिया के काम नहीं आते। एक और भी आंकड़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ। भारत में 50 लाख से अधिक भिखारी है, ऐसा एक अंदाजित रिकॉर्ड बताता है और उसमें भी 70% से ज्यादा यूथ है, यंग है, परंतु वो भिक्षा मांग रहे हैं। वो अपाहिज भी नहीं है और अपाहिज होने पर भी क्या हो गया, हमारी संस्कृति तो हमें ये कहती है कि इस देश ने कभी भी किसी के आगे भीख नहीं मांगी, तो हमारे में वो संस्कार वो आदत ही क्यों हो। ऐसा कहते हैं कि 1845 में जब भारत के अंदर अंग्रेज का साम्राज्य था और लॉर्ड मैकाले उस समय यहाँ पर 1 साल के लिए नियुक्त किए गए थे और वो 1 साल भारत में रह के और अलग अलग सभी क्षेत्रों में विजिट करके अवलोकन करके जब वापस ब्रिटेन गए और उन्होंने ब्रिटेन की संसद में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, तो उन्होंने ये बात कही थी कि भारत को हराना नामुमकिन है और उसके 3 कारण मैं समझता हूँ। और वो उन्होंने बताए थे कि भारत में कोई भी भीख नहीं मांगता, भारत में कोई भी चोरी नहीं करता और भारत में घरों में ताले नहीं लगते और वहां का हर बच्चा शिक्षित है। अब ये सोचिए, ये बात है 1845 की, परंतु आज भी हम जो देख रहे हैं तो वो क्या स्थिति बनी हुई है कि जब हमारे देश में युवाओं में कर्मठता के बदले इस प्रकार की प्रवृत्ति, शॉर्टकट वाली प्रवृत्ति कई जगह देखी जाती है। ये बहुत दुख की बात है। हमें इसमें से अपने देश को आगे ले जाना है, बढ़ाना है। भारत के युवा बहुत ऐसे भी है जो मेहनत के कार्य नहीं करना चाहते, डिफेंस में नहीं जाना चाहते, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाने की होड़ है। कहीं ना कहीं वो आकर्षक पैकेज उसका कारण हो सकता है, परंतु डिफेंस में अगर हमारे अच्छे टैलेंटेड यूथ जाएंगे तो हमारी रक्षा प्रणाली मजबूत होगी और हमारे दुश्मन
हमारे से कांपेंगे, हम ज्यादा सुरक्षित अपने आप को रख पाएंगे। ये सारी बातें हमें बदलनी चाहिए। इसी प्रकार से प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवा गांवों से शहरों की ओर पलायन कर देते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि गांव में रिसोर्सेज बहुत है परंतु उसका यूज वो नहीं करते हैं। तो अब उज्जवल भविष्य के लिए भारत के युवाओं का दायित्व क्या होना चाहिए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार 2020 में भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है और अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। हम 2020 के आधे साल को बिता चुके हैं। तो हमें आज ये बात जरूर विचार करनी चाहिए। उन्होंने भारत को 2020 में डेवलप कंट्री के रूप में स्थापित होते हुए एक विजन में देखा और उसमें उन्होंने कहा था कि अभी से ही युवाओं को 3 काम करने पड़ेंगे। और वो ये थे कि एक तो शिक्षा व्यवस्था के साथ मूल्यों की धारणा का कार्य होना चाहिए। शिक्षा वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, वैल्यू को इनकलकेट करना चाहिए। नहीं तो हम केवल किताबी पढ़ाई पढ़ लेते हैं और हमारे जीवन में मानवीय मूल्यों का समावेश नहीं हो पाता है। दूसरी बात उन्होंने कहा थी कि धर्म केवल क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, धर्म अध्यात्म का साथ ले लेवे और एक शक्ति का रूप बने और मानव को उन्नत बनाए, मन को स्थिर, बुद्धि को उन्नत बनाए, चरित्र का विकास करे। अगर ये सारी चीजें हम कर पाते हैं तब तो धर्म का वास्तविक लाभ देश को मिलेगा। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि सर्वांगीण विकास द्वारा आर्थिक समृद्धि एवं स्वनिर्भरता आए। तो आज भी पिछले कुछ समय से स्वनिर्भरता की बातें हो रही है। बहुत खुशी की बात है कि देश आत्मनिर्भर बने। किसी भी देश के लिए उसकी आर्थिक समृद्धि और स्वनिर्भरता एक शान का विषय होता है। तो हम युवाओं के अंदर ये बातें धारण करने के एक संकल्प को लाना चाहते हैं। विवेकानंद जी ने, जो देश के आध्यात्मिक युवा रूप में विश्व जानता है जिनको, उन्होंने भी कहा था कि भारत एक संवेदनशील राष्ट्र बनना चाहिए जहां राष्ट्र की समस्या को प्रत्येक नागरिक महसूस करे और उस पर कुछ न कुछ सभी प्रयास करे। ऐसा नहीं कि कोई रूलिंग पार्टी है तो वो काम कर रही है और बाकी लोग उसको ऑब्जर्व करे या सिर्फ उसकी टीका टिप्पणी करे। सभी को मिलकर के देश को आगे बढ़ाना चाहिए। देश की हर तकलीफ से मुझे तकलीफ होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी हिंद स्वराज की अवधारणा दी थी कि जिसमें प्रत्येक नागरिक का जीवन में सर्वांगीण विकास हो। ऐसा न हो कि केवल उसके पास धन आ जाए लेकिन उसके साथ चरित्र भी हो, उसके साथ उसका सामाजिक दायित्व भी वो समझता हो। इस तरह का विकास होना चाहिए। सरदार पटेल ने भी ये कहा था कि देश अखंड राष्ट्र के रूप में हो जिसमें किसी भी धर्म, जाति, भाषा आदि का भेद न हो। पंडित नेहरू जी ने भी कहा था परिश्रमी बनो, आराम का त्याग करो। काम का टाइम होता है वो जरूर हमें करना है, उस समय आराम का नहीं सोचना है। लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने सादा और चरित्रवान जीवन जीने की हमेशा प्रेरणा दी और वो स्वयं ऐसा ही जीवन जीते रहे। साम पित्रोड़ा जी ने भी एक बार कहा था कि रोजगार लक्ष्य शिक्षा हो और युवाओं का विदेश पलायन रोका जाए, जो कि एक थिंक टैंक के रूप में उस समय थे। ग्रामीण और शहरी भारत एक बनना चाहिए, नहीं तो हमारे देश में 2 भारत बसते हैं, ऐसा कभी कभी सुनने में आता है ना। एक भारत है, एक इंडिया है। यानी कि शहरों में कुछ अलग तरह की जीवन शैली है और गांव बिल्कुल अभी तक भी पीछे हैं। ये दोनों मिल जाए, ग्रामीण मूल्यों को शहर अपना ले, शहरी विकास को ग्रामीण अपना ले, तब एक विकसित राष्ट्र बनेगा। और जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने उनकी पहली बार प्रधानमंत्री बनते समय ही पहली स्पीच में ये बात कही थी कि हम स्किल, स्केल और स्पीड से आगे जा सकते हैं और वो काम देश में करेंगे। तो युवाओं को भी अब अपने लिए इन महानुभावों के विचारों से प्रेरणा लेकर क्या करना है? संक्षेप में मैं कहूंगी, एक तो हम सब संगठित रूप में प्रयास करें। हम अपने लेवल पे अपनी समस्याओं को ही फोकस करते हैं परंतु समग्रता से काम करें। समान लक्ष्य बनाकर संगठन बनाएं क्योंकि लक्ष्य के अनुसार संगठन में बल आता है। जीवन जीने का तरीका बदले। गरीबी और महंगाई की रोकथाम के लिए हमारी लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट रखती है।
आज हमने दिखावे वाली जिंदगी को अपना लिया है। शादी में दिखावा, मृत्यु भोज में दिखावा, अनेक प्रकार की फैशन परस्ती, एंटरटेनमेंट, उसी के पीछे हमारा समय शक्ति भी जा रही है और सबसे बड़ा तो हम अर्थ को भी गंवा रहे हैं। तो हम थोड़ी सी अपनी जीवन शैली को सेट करें, ईमानदारी और जिम्मेदारी का एहसास खुद रखें और औरों को कराएं। हमेशा औरों को हम ब्लेम ना करें, सरकारों को, इसको उसको ब्लेम ना करें, लेकिन मेरी जवाबदारी क्या है? पर्यावरण के प्रति जागरूकता स्वयं और समाज में युवाओं को लानी है, क्योंकि पर्यावरण से जीवन की रक्षा होती है। तो उस दिशा में भी हम काम करें। सात्विकता और साधना को अपनाकर व्यसन और कुरीतियों को हम मिटा सकते हैं, और ये युवाओं को जरूर करना है। सहज ऐसी साधना हम सीखें कि जिससे हम इन एडिक्शन से फ्री हो जाए, जो आज हमारे जीवन में एक बंधन बन चुकी है। देश की समस्या का समाधान देश की संस्कृति के अनुसार होना चाहिए। हम कोई बाहरी मूल्यों को स्थापित करने से देश की समस्याएं नहीं सुलझा पाएंगे। इस मिट्टी में ही हमें इस मिट्टी की समाधान को ढूंढना होगा। अन्य संस्कृति की तुलना या नकल करने से हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। परंपरागत कलाएं और गृह उद्योगों को पुनः स्थापन किया जाए तो देश उन्नति को पाएगा। और लास्ट में हम कुछ संकल्प ले लें कि हम भारत और इंडिया को एक करके रहेंगे, हम स्वाभिमानी बनेंगे, हम कर्मठ और ईमानदार रहेंगे, राष्ट्र के हित को प्रथम स्थान देंगे। हम है तो ये राष्ट्र है नहीं, राष्ट्र है तो हम है, इसलिए राष्ट्र की, देश की गरिमा को बनाए रखेंगे। तो इन्हीं कुछ बातों को लेकर के हम अगर परिवर्तन की शुरुआत करेंगे तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि युवाओं के अंदर वो शक्ति है, वो कौशल है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आइए ये संकल्पबद्ध होते हैं, इन जानकारियों को जानकारी तक न रखें, लेकिन अपनी जागृति में लाएं, अपने जहन में उसको ताजा रखें कि हम कितने महान देश के रहने वाले हैं और हमें अपने देश में रहकर अपनी युवा अवस्था में बहुत कुछ करना है। तो इग्नाइट द यूथ फॉर ग्रेट इंडिया, ऐसा हम कह सकेंगे। और ये एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, इसीलिए हमने स्पिरिचुअलिटी को बेस बनाना होगा। कोई भी प्रकार का त्याग केवल संसार या कपड़ों का नहीं करना है, परंतु जीवन में ऐसी कुरीतियों से युवा मुक्त बने तो बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर आगे बढ़ना है। तो आप सभी ने ये बातें जो सुनी है, आशा करती हूँ इस सीरीज में आगे भी हम बहुत सी और बातें लेंगे, उसे भी आप समझ के और हमारे साथ इस भारत को शाइनिंग की ओर ले जाने के अभियान में शामिल होंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।